हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, अभी तक देखा जाए तो सीडीपी की बेहतरीन क्लास हमने दे दिया है। दो हमने दिया है वहाँ पे, एक तरह से देखा जाए तो आपको थ्योरी वगैरह के बारे में, और दो यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट करा दिए हैं। अच्छे खासे क्वेश्चन, करीब 250-300 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कराया है। उतना कर लेते सीडीपी के लिए आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जैसा कि हमने बोला था कि आज सुबह हिंदी की क्लासेस होंगी, बट थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से ये क्लासेस शाम को अपलोड हो पा रहे हैं। तो इंग्लिश की क्लास भी हम हो सकता है लेट नाइट या कल सुबह डाल देंगे। तो जो जितना हमने बोला है आपको 20 तारीख तक उतना पूरा हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। तो हिंदी इंग्लिश आज या कल सुबह तक, हिंदी तो आज कंप्लीट मैं कर दे रहा हूँ, बाकी इंग्लिश सुबह तक। और बाकी जो मैं बोला ईवीएस की 2 क्लासेस आपको, एक एनसीईआरटी से रिलेटेड और एक एससीईआरटी से रिलेटेड, उसको मैं आपको ज़रूर दूंगा, ठीक। अब चलते हैं हिंदी के यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करें जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान चलिए अप्रॉक्सीमेट हम 100 क्वेश्चन के यहाँ डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो पहले क्वेश्चन की बात कर दिया कि भाषा कक्षा में वाद विवाद का संचालन किसके लिए उपयोगी है। अब देखो, जब वाद विवाद की बात आए, मतलब एक तरह से जिसको ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं एक तरह से, तो पहला क्या है, नए शब्दों का अधिग्रहण। नए शब्दों का अधिग्रहण बच्चा सीखता है कि नहीं, ठीक, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे आके बच्चा सीखेगा तो वाद विवाद में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएगा, ठीक। तो क्या होगा, बच्चा पहला क्या करेगा, प्रवाहाभ्यास होगा, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बोलने का वो तरीका उसे पता चलेगा, ठीक। तो थोड़ा इसकी स्पीड बढ़ेगी, फ्लुएंसी बढ़ेगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रवाहाभ्यास बोलते हैं। तीसरा क्या है, व्याकरण संबंधित नियमों का अधिग्रहण। अब देखो, यहाँ व्याकरण के नियमों का वहाँ अधिग्रहण नहीं होगा, ठीक, क्योंकि वहाँ वाद विवाद हो रहा है, व्याकरण के नियमों का मतलब वहाँ समझौता नहीं हो रहा है, ठीक। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक। तो अभी तक दूसरा सही। अगला देखते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना, ये भी सही हो जाएगा, ठीक। क्योंकि अपने विचार को व्यक्त करने की क्षमता ही वाद विवाद में हमको दिखता है कि हाँ, अपने विचार किस तरह से रख पा रहा है। तो वहाँ नए शब्द सीखना या व्याकरण को नियम सीखना ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे दूसरा और चौथा आपका सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, विचारों का संग्रह और संगठन, अनुक्रमण, सामंजस्य और शब्दावली का उपयोग के उपकौशल है। अब देखिए, उपकौशल की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कौशल होता है। इसे बोलने का भी उपकौशल होता है, सुनने का, पढ़ने का भी उपकौशल, उसी तरह लिखने का भी उपकौशल होता है। तो यहाँ पे अगर शब्दावली का उपयोग आ गया तो ऐसे आप समझ जाइए कि यहाँ पे लेखन कौशल की बात हो रही है, ठीक। अब देखिए, आपके मन में डाउट होगा क्योंकि लेखन की बात है, शब्दावली की बात है, तो ये हमारे पढ़ने में भी होता है, बट यहाँ पे शब्दावली का उपयोग। उसके बाद दिया संग्रह और संगठन, ठीक। विचारों का संग्रह और संगठन कि मतलब क्या है, अपने विचारों को किस तरह संग्रहित करके किसी चीज़ को आप शब्दावली का उपयोग करके लिख सकते हैं, तो ये लेखन का उपकौशल है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, एक बच्चा भाषा की कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता है और अप्रासंगिक और अनुचित व्यवहार दिखाता है। निम्नलिखित में से बच्चे के अंदर के इस प्रकार के व्यवहार का संभावित कारण माना जा सकता है। अब देखिए, हमने आपको बताया था ऐसे बच्चे जो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, इधर उधर कूदते रहते हैं और मतलब एक जगह फिक्स नहीं हो पाते हैं। तो ये कौन से बच्चे होते हैं, हमारे एडीएचडी के बच्चे होते हैं, ठीक। ये हमने पढ़ा है एडीएचडी को। इसका हमने क्या बताया था आपको, फुल फॉर्म अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक। तो ये एडीएचडी के ही बच्चे ऐसे करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें दिया है कि कक्षा में प्रमाणिक सामग्री का उपयोग किया जा सकता है कब। पहला क्या है, छात्रों को वास्तविक भाषा से परिचय कराने के लिए, बिल्कुल सही है। वास्तविक भाषा हमको बताने के लिए प्रमाणिक सामग्री का हम उपयोग कर सकते हैं। दूसरा क्या है, भाषा सीखने के अनुभव को और अधिक सार्थक बनाने के लिए, ये भी सही हो जाएगा। अब इसका मतलब यहाँ पे चौथा ऑप्शन के ऊपर सभी हो जाएगा, लेकिन तीसरा देख लेते हैं, भाषा सीखने को मनोरंजन बनाने की, ये भी ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे 3 के तीनों जो ऊपर दिए गए उपरोक्त सबके सब सही हैं। अब देखिए, भाषा सीखने में कठिनाई वाले छात्र के लिए शिक्षक निम्न उपाय कर सकता है। क्या क्या कर सकता है, पहला क्या है, व्यक्तिगत निर्देश के साथ व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक, ये हो सकता है। अभी हम इसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, ये मान सकते हैं, ठीक। दूसरा क्या है, संक्षेप और सरलीकृत नोट प्रदान करना, ये गलत हो जाएगा, नोट्स उनको नहीं देंगे। तीसरा क्या है, शुरुआत में केवल आ गया, निगेटिव वर्ड है, छोड़ दो, इसको आगे पढ़ना नहीं है। चौथा क्या है, छात्र को दूसरे के साथ पकड़ने के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन करना, ऐसा नहीं, ये भी गलत। तो हमारे यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिया व्यक्तिगत निर्देश के साथ व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखने की कठिनाई की बात हो रही है, ठीक, एक तरह से निदानात्मक शिक्षा या उपचारात्मक शिक्षण की बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। अगला देखिए, छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न से क्या आवश्यक है, मतलब क्या क्या आप देखेंगे जब मौखिक अभिव्यक्ति की बात हो रही है। मतलब बच्चा अगर बोल रहा है तो पहला क्या, शुद्ध उच्चारण, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण कर पा रहा है कि नहीं, ठीक, तो ये हम जरूर मूल्यांकन करेंगे। उचित गति, अब देखो जैसे मान लो कोई पढ़ रहा है तो रुक रुक के पढ़ रहा है, जहाँ पूर्ण विराम है, कॉमा है, ये सब जगह रुक रहा है कि नहीं, तो ये उसका मतलब उचित गति होना चाहिए। तीसरा क्या है,
व्याकरण समस्त भाषा का प्रयोग, ठीक, ये भी हो जाएगा हमारा यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा, ठीक। अगला देखिए, भाषा शिक्षण में रचनात्मक अभिव्यक्ति रचनात्मक सोच कौशल का निर्माण करके अवधारणा को कुशलता से आत्मसात करने की क्षमता विकसित करती है। छात्रों में रचनात्मक अभिव्यक्ति विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? अगर हम आखिरी क्वेश्चन बात करें, देखिए माय आइडियल स्कूल पर एक निबंध लिखें। अब देखो बच्चा निबंध लिखेगा तो वहाँ पे बस कुछ चीज़ों के लिमिटेड, मतलब यहाँ पे क्योंकि रचनात्मक अभिव्यक्ति की बात हो रही है, क्रिएटिव, उसका माइंड कितना क्रिएटिव है, तो ये उतना अच्छा यहाँ पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा वो अगर छोटा बच्चा समझ नहीं पाएगा अपने स्कूल बारे में लिखना क्या है, ठीक। तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं करना। दूसरा क्या है, 2 दिन की छुट्टी की पत्र लिखना, ऐसा ये भी नहीं करना। छुट्टी के पत्र में वो भी नहीं समझ पाए हमको क्या करना है। भूकंप के बारे में अनुभव लिखें। अब देखो ये जब भूकंप के बारे में अनुभव लिखने का मतलब है उस स्कूल में भूकंप आया हो या उसके घर पे आया तो आप अनुभव लिखवा सकते हैं, अदरवाइज ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बचा पहला सही, क्यों? क्योंकि लिखा गया है पढ़ी गई कहानी का सारांश लिखिए, बिल्कुल सही है। आप एक कहानी पढ़ाएं, उसके बाद बोले कि आप इसके बारे में थोड़ा सा अपने हिसाब से लिखिए, जरूर नहीं कि ये वर्ड लिखिए, अपने भाषा में उसको लिखना है। तो पढ़ी गई कहानी का सारांश लिखिए, ये ऑप्शन आपका सही हो जाए, क्योंकि यहाँ पे रचनात्मक अभिव्यक्ति की बात हो रही है, ठीक। पहला ऑप्शन सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत का पालन नहीं करता है? पहला क्या है, सीखने के लिए प्रेरणा बढ़ाएं, ये तो करता है। सीखने के लिए क्योंकि नहीं की बात हो रही ना, तो प्रेरणा तो बढ़ाता है, सीखने के लिए बढ़ाना ही चाहिए। दूसरा क्या है, एक सक्रिय सीखने का माहौल बनाए, ये भी सही हो जाएगा हमारा। तीसरा क्या है, विद्यार्थी में उच्च अपेक्षाएं रखना, ये आप नहीं कर सकेंगे। विद्यार्थी के अंदर उच्च अपेक्षाएं नहीं, उनसे ज़्यादा उम्मीद आप नहीं रखेंगे, ये तो हमारा यही गलत हो क्योंकि नहीं बात किया। अगला देख ले, छात्रों में उसके ज्ञान को अभिव्यक्त करने में मदद करे, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन गलत है, वो है हमारा तीसरा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भाषा अधिग्रहण और भाषा सीखने के बीच में प्राथमिक अंतर माना जाता है? अब देखो प्रवाह और सटीकता ये तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। जहाँ प्रवाह होगा यहाँ सटीकता, ये सब चीज़ें नहीं, क्योंकि यहाँ अधिग्रहण की बात हो रही है और जो एक सीख रहा है और एक सीख चुका है, इनके बीच में अंतर अगर करना हो तो आप कैसे अंतर कर पाएंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे, बोली जाने वाली अभिव्यक्ति स्तर पर जब आप कोई बच्चा बोलेगा, छोटा बच्चा जो भी अर्जन कर रहा है भाषा का, तो वो अलग स्तर पे बोलेगा, और ये जो अर्जित कर चुका है वो बोलेगा, तो उसकी अभिव्यक्ति स्तर अलग होगा। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ सटीकता, तरलता उच्चारण ये सब नहीं देखा जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थी लेखन, यहाँ होना चाहिए विद्यार्थी के लेखन। विद्यार्थी के लेखन का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से किस बात पर मुख्य ध्यान देना चाहिए? पहला क्या है, सटीक वर्तनी और व्याकरण, ठीक है, हो सकता है। दूसरा क्या है, देखो सटीक वर्तनी तो आप देखें, बट व्याकरण से आपसे कोई मतलब नहीं, बच्चा हो सकता है उस तरह से अभिव्यक्ति ना कर पाए हो, ठीक, क्योंकि यहाँ विद्यार्थी लेखन की बात हो रही है, तो बस अपने विचार को सही से प्रस्तुत कर पाए, तो वैसे यही दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर अपने विचार को, लेखन का मतलब क्या है, आप अपने विचार को सही से लिख के दूसरों को समझा दे रहे हैं, तो वही लेखन का मुख्य उद्देश्य है। आप उसमें व्याकरण हो नहीं आपको चाहिए, एकदम अच्छे वर्ड यूज नहीं हो, जैसा कोई मतलब नहीं होता। हमारे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, सीमित शब्द गणना, नीत वचन में वाक्यांशों प्रयोग करना, ठीक, ये सब ऐसे फर्जी हैं। यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ बोला विद्यार्थी के लेखन का मूल्यांकन आपको करना है, तो लेखन का मूल्यांकन करना हो तो विचारों की प्रस्तुति को जो है हम सिर्फ देखेंगे बच्चा किस तरह अपने विचार को प्रस्तुत कर पा रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बच्चे में दोहराए जाने वाले व्याकरणों का लक्षण होता है, दोहराए जाने वाले व्यवहारों का लक्षण होता है, जैसे हाथ फड़फड़ाना, हिलाना, कूदना, मरोड़ना, ये किसके अंतर्गत आता है? देखिए अगर हमने जब समावेशी और विशेष शिक्षा के बारे में पढ़ाया था तो इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटिज्म होता है। देखो डिसलेक्सिया ये पढ़ने वाला है, डिसग्राफिया लिखने की समस्या है, अप्रेक्सिया जो है बोलने की दिक्कत है। तो आप ऐसे ही समझ सकते थे कि यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बट ये सही क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि जब बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, जब जो जैसे हिलता रहेगा हिलता ही रहेगा, फड़फड़ाता ही रहेगा, ठीक, तो इस तरह से क्या कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑटिज्म यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला क्या है, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने वाले शिक्षक को शिक्षार्थी की ताकत और कमजोरियों को समझना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, ठीक, क्योंकि आपसे नहीं पूछा है तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता वाले छात्र आमतौर पर प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और आपसे नहीं कहा है तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी हम देख लेते हैं, जिस विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है वे अस्थायी रूप से कम शैक्षणिक उपलब्धि प्राप्त करने वाले होते हैं, ये भी सही है हमारा। उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थी के सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है, ये भी सही है। तो हमारा यहाँ पे एक ही ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी जो है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ प्रतिभाशाली शिक्षक को ही हम उपचारात्मक शिक्षण नहीं देते हैं। अगले क्वेश्चन बात कर दिया कि शिक्षक के पास विषय से जुड़ी
कई भाषा गतिविधियाँ हो सकती हैं, जैसे मौखिक ड्रिल, पढ़ना, वाक्य लेखन, रचना, व्याकरण, अनुवाद, भाषा अभ्यास आदि। यह उदाहरण निम्नलिखित में से सिद्धांत से संबंधित है। कौन सा सिद्धांत ये है? तो जहाँ पे कई चीज़ें हो, देखिए मौखिक ड्रिल हो रहा है, पढ़ना हो रहा है, वाक्य लिखना हो रहा है, रचना, व्याकरण, तो क्या हो गया, बहुत दृष्टिकोण हो जाएगा, ऐसे ही समझ जाइए आप। ठीक, तो मौखिक सिर्फ अगर ड्रिल होता तब मौखिक दृष्टिकोण देते, ऐसे गलत हो गया। ठीक, तो सर्पिल का मतलब क्या है, हमारा जो डेवलपमेंट है तो सर्पिल होता है, मतलब इस तरह से। सर्पिल का मतलब ये होता है, ठीक, इस तरह से होता है। क्यों? क्योंकि कभी हाई होता है, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, इस तरह सर्पिल। तो ये हो गया, तो ये तो होगा नहीं। बच्चा हमारा वर्गीकृत पैटर्न और बहुत दृष्टिकोण, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को देखा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, बहुत दृष्टिकोण। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। भाषा अध्ययन में कौशल विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे माना जाना चाहिए? अगर आप भाषा अध्ययन कौशल विकसित करने, तो आप क्या यहाँ पे सही करेंगे? पहला क्या है? कथन की व्याख्या करने के लिए, ठीक, हो सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। यह कि विभिन्न साहित्य रूप पढ़ने के लिए, ये तो बिल्कुल गलत है। विभिन्न साहित्य रूपों को पढ़ने से हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक, तो अभी हम पहला ही मानते हैं कि भाई सही है। दूसरा देखिए, दैनिक जीवन में विभिन्न रूपों में प्रभावी ढंग से भाषा का प्रयोग करना, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हम जो पहला सोच रहे थे, अब यहाँ पे हमारा दूसरा, ये ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाषा अध्ययन का कौशल का मतलब सिर्फ इतना है कि बच्चा जो सीखा है वो अपने समाज में उसको व्यक्त कर पा रहा है कि नहीं, अपने दैनिक जीवन में व्यक्त कर पा रहे हैं, यही मेन मतलब होता है। तो वही यहाँ पे देखिए, दैनिक जीवन विभिन्न रूपों में प्रभावी ढंग से भाषा का प्रयोग करना, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, शैक्षणिक व्याकरण का अर्थ क्या है? शैक्षणिक व्याकरण मतलब जहाँ पे व्याकरण सिखाया जा रहा हो। तो पहला क्या है? फॉर्म से शुरू होना, उपयोग के आगे बढ़ना। ठीक, ये गलत हो जाएगा क्योंकि शैक्षणिक की बात यहाँ होनी है। दूसरा, विसर्जन के माध्यम से शिक्षण, ये भी गलत हो जाएगा। सभी व्याकरण शिक्षण नियम केंद्रित होने चाहिए, हो सकता है, बट अगला देखिए, व्याकरण के संदर्भ में पढ़ाना, यही हो जाएगा। व्याकरणिक शैक्षणिक व्याकरण का मतलब होता है जब आप हिंदी की भाषा उसको अर्जन कर रहे हैं, थोड़ा सा व्याकरण का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? व्याकरण के संदर्भ में आप चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। यदि आपको कहा जाए कि उन बच्चों को हिंदी भाषा सीखनी जिसकी मातृभाषा हिंदी से कुछ अलग हो, तो आप किसे महत्व देंगे? तो देखो, जिसकी मातृभाषा हिंदी से अलग हो तो केवल बच्चों की मातृभाषा को ध्यान दें, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहला, बहुभाषिकता हो सकता है, केवल हिंदी भाषा पे, ये भी गलत हो जाती है। यहाँ बहुभाषिकता आपका सही हो जाएगा। तो अगर मान लो मातृभाषा उसकी हिंदी नहीं कोई भाषा है, तो आप बहुभाषिकता पे ध्यान देंगे। ठीक, जो हमारा एनसीईआरटी भी कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया कि भाषा शिक्षक बालकों को उनकी लेखन क्षमता के आकलन के उद्देश्य से निबंध लिखने के लिए देता है। बालकों द्वारा लिखे गए निबंध में भाषा शिक्षक द्वारा आकलन किया जाने वाला महत्वपूर्ण पक्ष क्या होगा? अगर इस तरह से चीज़ है तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? वर्तनी की शुद्धता, बिल्कुल नहीं। अगर वहाँ पे सिर्फ लेखन को देख रहे, लेखन कौशल की बात देख रहे, क्षमता क्या है, तो वर्तनी बिल्कुल नहीं ध्यान देगा। दूसरा क्या? विचारात्मक तत्वों का संगठन, ये बिल्कुल, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो आप किस तरह से अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं, यही आपको आपका शिक्षक जो है वो निबंध में देखना चाहता है। अगला क्या है? लेखन की सुंदरता, ये तो बिल्कुल सुंदरता से कोई व्याकरण ज्ञान से हमारा मतलब नहीं है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, विचारात्मक तत्वों का संगठन। तो आप चाहे समझ के कर सकते हैं, अदरवाइज आप एलिमिनेटिव मेथड से भी कर सकते हैं, जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में बात करें, इसमें दिया है कि किसने ये कहा है कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा अब देखिए, ये यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली है, तो मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नए विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन करके अंतर संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसको किसने बोला है? इसको स्किनर ने कहा था। ठीक, इसको आप लोग रट लीजिएगा। जहाँ इस तरह जहाँ सृजनशील मानव की बात आए और रूपांतरित करके या रचनात्मक सृजन करने की बात हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका स्किनर हो जाएगा। तो ये फैक्चुअल था, इस पर ज़्यादा कुछ हमें बताना नहीं है। अगला देखिए, आगमन विधि के सोपानों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो आगमन विधि क्या होता है? पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर हमें उसका अभ्यास कराया जाता है, तो यही होता है। तो इसमें आपको देखना है, तो पहले क्या होगा? पहले उदाहरण दिया जाएगा। तो चौथा ऑप्शन किसमें से? तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहला चौथा आएगा, तो यही ऑप्शन सही होगा। बाकी हम देख लेते हैं, पहले उदाहरण आता है, उसके बाद क्या आता है? हम उसको विश्लेषण करते हैं, निरीक्षण करते हैं। ठीक, तो ये दूसरा हो गया। उसके बाद क्या होता है? निष्कर्ष और नियम बताते हैं। जब ये तीनों चीज़ें हो जाती तब हम बच्चों को अभ्यास करने के लिए देते हैं। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक, अगर आगमन विधि के बारे में आप जानते होंगे, तो आगमन का मतलब तो पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम बताया जाता है। जबकि निगमन विधि में क्या होता है? पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण बताया जाता है। ठीक, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राथमिक कक्षा में आगमन विधि हमारा सबसे बेस्ट माना जाता है, आगमन और निगमन की बात हो तो। ठीक, समृद्ध भाषा परिवेश, स्वाभाविक बोलचाल, सामाजिक अंतःक्रिया, घरेलू परिवेश जैसे उपकरण भाषा के किस पहलू से संबंधित है? जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही, इसका मतलब क्या है? बच्चा घर पे क्या करता है? भाषा का अधिग्रहण ही करता है ना, भाषा को सीखता है। तो हमारे यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें सोचना नहीं है। अधिगम थोड़ी कर रहा है सब चीज़ें करके, ना व्याकरण नियम को सीख रहा है, ना परीक्षण कर रहा है, तो क्या कर रहा है? भाषा का अधिग्रहण कर रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा
पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, लेखन में वर्तनी की शुद्धता के लिए उत्तरदायी है। अगर आप वर्तनी लिख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पहला व्याकरण। अब देखिए जहाँ पे लेखन वर्तनी की शुद्धता की बात हो जाए तो वहाँ पे व्याकरण इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे भाषा, लेखन सामग्री, शिक्षक का कौशल नहीं देखा जाएगा। तो वहाँ जहाँ पे लेखन में वर्तनी की शुद्धता की बात हो जाएगी तो आपको व्याकरण भी वहाँ पे फॉलो होगा। तो यहाँ पे निगेटिव मत सोचिए व्याकरण है तो इसको हम गलत कर दे, यहाँ पे व्याकरण ही होगा, ठीक। अगला देखो, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? अब देखो अगर व्याकरण शिक्षण आप दे रहे हैं तो पहला ऑप्शन अगर हम बात की इसमें क्या है? व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करने की। कंठस्थ की बात आ गई, निगेटिव वर्ड है, काट दो इसको। अगला क्या है? भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए ये हो सकता है। अगले आगे देखते हैं, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व दें। अब देखो नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व दे सकते हैं, चलो देख लेते हैं इसको। भाषा की प्रकृति, प्रकार और व्याकरण नियमों को कंठस्थ करें तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे हमारे आता है दूसरा और तीसरा। तो दूसरा की बात करें यही से हो, क्योंकि यहाँ पे भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करके, यही होगा हमारा व्याकरण शिक्षण का मेन उद्देश्य होना चाहिए, ठीक। तो उसको नियमबद्ध करते रहें और उसका विश्लेषण भी करते रहना चाहिए, ठीक। आगे चलिए, इसमें देखिए कि प्राथमिक स्तर पर एक हिंदी भाषी बालक ई को मतलब छोटी ई को बड़ी ई संबंधित वर्तनीगत त्रुटियां करता है। बिल्कुल सही है, उनको ई बोले तो बड़ी लिख देता है, बड़ी बोले तो छोटी लिख देता है। इस तरह की चीज़ें अगर हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। लिखा गया है त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। बिल्कुल सही, ये हमारे थॉर्नडाइक ने भी कहा है, बच्चा त्रुटियाँ करके भी सीखता है, ठीक। तो हमारी त्रुटियाँ, आप पूछा जा सकता है क्वेश्चन की त्रुटियों के, बच्चा त्रुटियाँ करके ही सीखता, किसने कहा है? तो ये थॉर्नडाइक ने दिया, ठीक। बाकी यहाँ भी त्रुटियाँ जो है जब गलती बच्चा करेगा तभी तो सीखेगा ना, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की बात हो रही है तो पहला क्या होगा यहाँ पे? भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना। बिल्कुल यही सही हो जाएगा। बाकी हम देखते हैं और अगर गलत होंगे तो क्यों गलत होंगे, ठीक। दूसरा क्या? भाषा को अपने परिवेश और अनुभव को समझने का माध्यम माना, ठीक। ये हो सकता है, बट यहाँ पे क्या है कि कह रहा है कि किसमें सबसे ज़्यादा सीखने को उसको महत्वपूर्ण मौका मिलेगा, ठीक। तो वहाँ पे यही हो जाएगा। तो गणित यहाँ पे आगे इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, ये संज्ञा सर्वनाम इससे भी कोई सीखने से मतलब नहीं ना इससे, तो हमारे यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बच्चों के आकलन में चुनी गई विधियाँ क्या हैं? बच्चे की अगर आकलन करें तो उसमें सबसे अच्छी विधि क्या कौन सी होती है? तो पहला क्या? प्रारंभिक स्तर पर बालकों को ठोस अनुभव से संलिप्त करने वाली। बिल्कुल सही है, ये हो सकता है। अगला देखिए, आकलन के लिए कोई भी एक विधि पर्याप्त नहीं होती। एक विधि पर्याप्त, तो ऐसा नहीं है, हर एक विधि अच्छी नहीं होती, हमारा ये गलत हो गया। तीसरा क्या है? बालकों के पूर्वाग्रह पर आधारित गतिविधियों का चयन, ये बिल्कुल नहीं करें। देखिए पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है? पहले आप अनुमान कर लीजिए बच्चा इस तरह से चीज़ें नहीं कर पाएगा, इस तरह से चीज़ें कर पाएगा, इस तरह से आकलन आपको नहीं करना, क्योंकि हर बच्चे में जो सीखने का क्रम होता है कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम होता है, या किसी बच्चों की कोई चीज़ बहुत अच्छे समझ में आती है, किसी को नहीं आती, तो पूर्वाग्रह आप नहीं कर पाएंगे। अगला क्या है? एक उत्तर को प्रोत्साहित करने वाली। एक उत्तर को प्रोत्साहित आप नहीं करें तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर बालकों को ठोस अनुभव से संलिप्त करने वाला। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें दिया है लेखन कौशल की शुरुआत की जाती है। तो जब बच्चे को आप लेखन कौशल सिखा रहे हैं सबसे पहले आप क्या करेंगे? पहला क्या? परिचालन कौशल। दूसरा अक्षरों के अभ्यास में। तीसरा शब्द और चौथा वाक्य। तो ये अक्षर, शब्द, ये सब तो आप करेंगे, बट ये परिचालन क्या है इस पर समझ लेते हैं। परिचालन का मतलब होता है बच्चे को जब स्टार्टिंग में उसको बैठना कैसे सीखना है, उसको पेन कैसे पकड़ना है, उसको कॉपी में शुरू कैसे करना है, या इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि लेखन कौशल, परिचालन कौशल विकसित करना, सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो बच्चों को फूल वाली माला दे दीजिए, को उसमें माला में मतलब फूल लगाए, ठीक। या मिट्टी का कोई खिलौना उसे बनाने के लिए दे दिए, तो वहाँ से लेखन कौशल विकसित हो। तो इसको क्या बोलते हैं? परिचालन कौशल बोलते हैं। लेखन कौशल की पहली शुरुआत जो होती है वो हमारे परिचालन कौशल से होती है। उसके बाद अक्षर, शब्द, इन सबका हम मतलब व्याख्या कर पाते हैं, हम बच्चों को समझा पाते हैं। तो हमारा परिचालन कौशल पहला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखिए, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश तात्पर्य है जहाँ पे ऐसा माहौल हो जहाँ पे भाषाई परिवेश हो, मतलब भाषा को प्राथमिकता दी जा रही है। तो वो कौन सा होगा? पहला क्या है? बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक अवसर प्राप्त करना। बिल्कुल सही है, जहाँ पे अधिक अवसर मिलेगा बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने का, वही तो भाषाई परिवेश होगा। तो हमारे यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख लेते गलत क्यों है? एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता। शब्दकोश से कोई मतलब है नहीं, हमारा निगेटिव वर्ड है। अगला क्या है? अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी, ये तो होती है, तो अध्यापक से हमें कोई लेना देना है नहीं। अगला क्या? मुख्य धारा की भाषा सुनने से अधिक अवसर, ये भी गलत है। हमारे यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने, लिखने, सुनने, पढ़ने का अवसर दे रहे हैं, तो वहाँ से ज़्यादा एक अच्छा भाषाई परिवेश माना जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, हिंदी भाषा अधिगम को रुचिकर बनाने के लिए आवश्यक कदम क्या है? पहला क्या है? पारंपरिक विधियों का प्रयोग करना।
ठीक है, ऐसा नहीं। पारंपरिक मतलब जो चलती आ रही है, एक ही विधा उपयोग करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक, अगला क्या है, नवीन शिक्षण विधियों तथा सूचना एवं संचार विधियों का प्रयोग करना, यही से हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ एक ही विधि आप जानते रहेंगे तो हो सकता है बच्चे को उससे ना समझ में आए, तो आपको नई नई विधियाँ जानना जरूरी है, नई शिक्षण विधियाँ तथा सूचना एवं संचार के जो नियम हैं उसको भी आप जानते रहिए। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए गलत क्यों हुआ, कलांश को बढ़ा देना, ये भी गलत हो जाएगा। समय सारणी परिवर्तित कर, ये भी गलत। हमारे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही, क्योंकि यहाँ पे रुचिकर बनाना है ना, तो रुचिकर बनाने के लिए आप नए नए टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। अगला देखिए, पठन संस्कृति का विकास करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे लास्ट में कि पढ़ने से संबंधित बिंदु क्या क्या है। तो पहला देखिए यहाँ पे क्या है, पठन सामग्री स्तरानुरूप होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। पढ़ने की जो सामग्री है वो स्तर के हिसाब से होनी चाहिए। कक्षा 2 के बच्चे को कक्षा 4 की बुक नहीं पकड़ाना चाहिए, कक्षा 4 के बच्चे को 2 की बुक नहीं पकड़ाना चाहिए। ठीक, तो उनके स्तर के हिसाब से पठन सामग्री होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्या है, अक्षरों की पहचान के आकलन के लिए सभी अक्षरों से युक्त होनी चाहिए, ये गलत है। हमें अक्षरों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ पे पठन की बात हो रही है। ठीक, अगला क्या है, उच्चारण पर विशेष ध्यान देने वाली आवश्यकता होती है। उच्चारण से कोई मतलब, हो सकता है बच्चा सही से ना बोल पाए तो उच्चारण से हमें लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ पढ़ने की सिर्फ बात हो रही है। अगला क्या है, समझ पाने की क्षमता का आकलन किया जाता है, बिल्कुल सही है। बच्चा कितना समझ पा रहा है, कितना बोल पा रहा है, यही तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पठन कौशल की बात हो रही है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहला और चौथा। पहला सही हमारा, चौथा सही है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहला और चौथा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया है कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। अगर आपके पाठ में चित्र दिए गए उसका उद्देश्य क्या होता है। पहला क्या है, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक हो जाती है, बिल्कुल सही है, बट ये हमारा मेन उद्देश्य नहीं है। दूसरा क्या है, चित्र पाठ्य पुस्तक की शोभा बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही, बट ये उद्देश्य मेन नहीं है। ये तो शोभा बढ़ाते ही हैं, लेकिन इसका मेन उद्देश्य क्या है, आपसे ये पूछा है। चित्र देना प्रचलन में है, ये भी नहीं है। अगला क्या है, पाठ्य पुस्तक में चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता होती है। जैसे जो चीज़ आपको पढ़ाने पे नहीं समझ पाएगा, अगर उसको आप देख लेंगे तो आप अच्छे समझ में बच्चा जो है अच्छे समझ जाता है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिया निम्नलिखित में से किस अधिगम कौशल में कर्म और अर्थ निर्माण साथ साथ संभव होता है। देखो, कर्म भी हो रहा है और कुछ आप अर्थ निर्माण भी कर रहे हैं, तो कर्म भी कर रहे हैं, तो कर्म किस में करेंगे, या तो लेखन में या तो पठन में, बट यहाँ पे अर्थ का निर्माण कर रहे हैं, मतलब पठन हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, आपसे हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, तो हमारा ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, विभिन्न कौशल के निर्माण में चर्चा परिचर्चा का विशेष महत्व होता है। चर्चा परिचर्चा कराते समय ध्यान देने वाली बात क्या होती है। पहला क्या है, चर्चा की विषय वस्तु अनुभव और परिवेश से जुड़ा हो, बिल्कुल सही है। जो आप चर्चा करा रहे हैं वो उनके अनुभव और जो हमारे इन्वायरमेंट है उससे जुड़ा होना चाहिए। दूसरा क्या है, हाँ या ना वाले, मतलब हाँ या ना वाले प्रश्नों की बजाय बच्चों को बोलने का अवसर दे, बिल्कुल, क्योंकि जब भाषा कौशल का विचार आप कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको हाँ या ना के अलावा, जैसे ये ना पूछे कि आपको आता है, बोलेंगे नहीं। आपको आता है, आपको खाना खाना, हाँ, इस तरह क्वेश्चन नहीं, डायरेक्टली कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछी जाए ताकि वो अधिक देर तक बोले, तो उनको अवसर देना है। ठीक, तो दूसरा भी सही है, बच्चों की पूरी बातें ध्यान से सुने, अगर गलत भी बोला फिर भी उनको बात सुनना है। ठीक, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, उच्चारण में शुद्धता लाने में आदर्श वाचन का विशेष महत्व होता है। यह कथन किसने कहा है, तो यह कथन स्किनर ने कहा है। ठीक है, तो जहाँ पे इस आपको शुद्धता लाने की बात हो जाए और आदर्श वाचन की बात हो जाए तो स्किनर ही आते हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप ऐसे ही रट लीजिएगा इसको। ठीक, नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक स्तर पर कोई बालक बोलते हुए मातृभाषा का प्रयोग करता है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे। अगर वो अपनी मातृभाषा की यूज कर रहे हैं तो क्या करोगे आप, बालक को तुरंत टोकेंगे, बिल्कुल नहीं टोकेंगे, क्योंकि हमें मातृभाषा में पढ़ाने का आदेश दिया गया एनसीएफ के द्वारा। ठीक, तो ये बिल्कुल गलत हो जाए। दूसरा क्या है, उसे ऐसा करने से मना करेंगे, बिल्कुल ये भी नहीं करेंगे हम। तीसरा क्या है, मातृभाषा के शब्दों को स्वीकार करोगे, ये हो सकता है हमारा। अगला देखिए, उसे हिंदी शब्दों के प्रयोग के लिए बात करेंगे, ऐसा नहीं, आप सिर्फ हिंदी के लिए नहीं करेंगे, बल्कि वो जो भी भाषा बोल रहा है उसको स्वीकार करेंगे और उसको हिंदी भाषा में रिपीट करके फिर से आप बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि वो कह रहा है कि हम, जैसे मान लो कि बिहार की भाषा में बोला है, तो हमको जैसे वो कहेगा कि हम घर जाए चाहता रही, ठीक, इस तरह से, तो आप बोले अच्छा आप घर जाना चाहते हो। ठीक, इस तरह से आपको चीज़ें सिखाना है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। जहाँ पे सुनने और लिखने की बात हो तो पहला क्या है, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, प्रश्नों के उत्तर लिखना, यहाँ पे सुनने और लिखने का आकलन नहीं है। ठीक, दूसरा क्या है, सुनी गई कविता को अपने शब्दों में लिखना, यही सबसे बेस्ट हो जाएगा आपका। जो भी आप कविता सुनाया गया है उसको अपनी भाषा में अगर लिख पा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपको सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन हो जाएगा, सबसे अच्छा तरीका ये होगा। अगला देखिए, शुक्र ग्रह को भोर का तारा और शांत
तारा भी कहा जाता है। अर्थ ग्रहण की दृष्टि से इन तीनों के प्रयोगों के अर्थ वैभिन्न को किसी बच्चे को किस प्रकार समझाना उचित होगा। जब इस तरह की चीज़ें हैं तो आप कैसे समझाएंगे। पहला क्या है, मात्र संदर्भ की दृष्टि। देखिए सिर्फ मात्र आ गया, केवल आ गया तो ऐसे ही गलत हो गया। मात्र बोध की दृष्टि, ये भी गलत हो गया। तो दूसरा क्या है, संदर्भ और बोध दोनों की दृष्टि से, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जहाँ पे मात्र, केवल ये सब निगेटिव वर्ड होते हैं तो आपको सोचना नहीं हो, गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों गलत हो गए। हमारा बचा क्या, तीसरा, संदर्भ और बोध की दृष्टि से हमको ये चीज़ें समझाना है। अगला देखिए, जो किसी भाषा के लिखित एवं मौखिक रूप को शुद्ध ज्ञान कराता है। जब इस तरह की चीज़ हो तो वहाँ पे क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। अगर आपको व्याकरण का ज्ञान है तो भाषा को लिखित भाषा और मौखिक रूप से शुद्ध कराता है, वो क्या करता है, हमारा व्याकरण करता है। ठीक, अगला देखिए, कौन सी मौलिक प्रक्रिया है जिसमें योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन शामिल है। तो जहाँ पे ये योजना, मूल्यांकन और कार्यान्वयन शामिल है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, अध्यापन की बात हो। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें लिखा गया कितने वर्ष का बच्चा भाषा की मूल संरचना से अच्छी तरह परिचित हो जाता है तथा अपनी बात भली प्रकार संप्रेषित कर सकता है। तो ये मान चलिए 3 साल का जो बच्चा होता है वो इतना एबल हो जाता है। आप देखते होंगे आप आसपास में अपने 2 साल में बच्चा काफ़ी कुछ बोलना शुरू करता है, लेकिन 3 साल तक ऐसा हो जाता है कि आपकी बातें समझ भी सकता है और अपनी बातें समझा भी सकता है, भले वो टूटा फूटा ही क्यों ना हो। ठीक, तो 3 साल में चीज़ें होती हैं। अगला देखिए, कक्षा में समावेशन को लागू करने के लिए शिक्षक के लिए आवश्यक कौशल क्या है। जहाँ समावेशन की बात आए तो क्या होगा, पहला, बच्चों की आवश्यकता को पहचानने का कौशल, बिल्कुल ये हो सकता है। दूसरा क्या है, भाषा कौशल का ज्ञान। भाषा कौशल से ज्ञान से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ समावेशन की बात हो रही है। दूसरा क्या है, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान, इससे भी नहीं, विषय का भरपूर ज्ञान, ये भी नहीं। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाए, क्या है, बच्चों की आवश्यकता को पहचानने का कौशल। ठीक, तो हमारे यहाँ पे समावेशन की बात यही होती है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, भाषा के 4 कौशल होते हैं। जिस प्रकार लेखन में विचारों को संगठित कर लिखित रूप देना महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार पठन कौशल में महत्वपूर्ण क्या होता है, आपको ये बताना है। तो पठन कौशल बात करें, वर्डों का पहचान, ऐसा नहीं, वर्डों की पहचान तो लिखने से रिलेटेड हो जाएगा। जबकि अब यहाँ पे क्या कहा है, पहले देखिए कि पठन कौशल कब महत्वपूर्ण होता है या कहाँ पे होता है। तो शब्दों का उच्चारण, इससे भी मतलब नहीं है। तेज गति से पढ़ने से कोई मतलब नहीं। अर्थ एवं अनुमान लगाना, अगर आप एक पैसेज पढ़ रहे हैं, ठीक, बड़ा सा पैसेज, उसको पढ़ने के बाद इसका मतलब समझ पा रहे हैं और अनुमान लगा सकते हैं हाँ इस क्वेश्चन में ये चीज़ है, तो क्या हो जाएगा वो हमारा चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अर्थ और अनुमान लगा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है लयात्मक शब्द, अंतिम अक्षर, प्रथम श्रुतलेख और चित्रधारित कहानी लेखन निम्नलिखित में से किस अधिगम की नवाचारी विधि है। तो जहाँ पे देखिए, अब ऐसे समझिए आप, यहाँ पे क्या बात हो रही है, कहानी लेखन की बात हो रही है। तो जब लेखन की बात हो जाए तो आपको सोचना नहीं, यहाँ पे किस विधि की बात हो रही है, नवाचारी विधि की, लेखन की बात हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें दिया है कि ब्रेल पुस्तकों की अनुपलब्धता के में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में दृष्टिबाधित बालक का समावेशन किस प्रकार करोगे। अब देखो, ब्रेल पुस्तक किसके लिए दिया जाता है, जिसको थोड़ा दृष्टिबाधित होते हैं, जिसकी आंखों में दिक्कत होता है। ठीक, तो उसमें क्या होता है, 6 पॉइंट की ऐसे वो एक पेपर होता है, उससे बच्चा क्या होता है, सिखाया जाता है उससे सारी चीज़ों को। ठीक, तो अगर वो नहीं है तो आप क्या करेंगे, बच्चों के लिए आपसे ये पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे। देखो, सहानुभूति तो देना ही नहीं है ऐसे बच्चों को। ठीक, ये गलत हो गया। दूसरा क्या है, ब्रेल लिपि में सामग्री उपलब्ध होने की प्रतीक्षा करेंगे। ऐसा थोड़ी करेंगे, मान लो नहीं है तो आप उसकी प्रतीक्षा करें, जब आएगा तभी हम पढ़ाएंगे, उनको छोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं है। बालक को आप गतिविधि में शामिल नहीं करोगे, ऐसा नहीं, हर एक गतिविधि में हम शामिल करें, ये भी गलत हो गया। तो हमारा चौथा ऑप्शन ऐसे ही सही होगा। क्या है यहाँ पे, धीमी गति से पाठ पढ़ाते हुए उनका वर्णन को विस्तार देंगे, बिल्कुल सही है। तो जिसको दृष्टिबाधित है, आराम से चीज़ों को पढ़ाएंगे और वर्णन को ज़्यादा समय देंगे, तो क्या होगा, बच्चा सुन के चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करें, देखिए कक्षा 1 के बच्चे को गृह कार्य जाते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चे अक्षरों को बनावट को टेढ़ी मेढ़ी करते हैं, तो आप उन्हें क्या करेंगे। ठीक, तो पहला क्या है, उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे। ठीक, ये सही है, बट और भी हम देख लेते हैं। उनकी लिखाई की निंदा करेंगे, ऐसा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, तीसरा, उन्हें पुनः लिख कर लाने के लिए कहेंगे, ये भी गलत है। तो 2 ऑप्शन बचे हैं, तो पहला है तो चौथा है। उसमें क्या है, उसे सीधी रेखा में लिख कर दिखाएंगे, बिल्कुल। अगर टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा है तो आप क्या करें, उनको पहले एक सीधी रेखा बना दीजिए, उसमें लिख के उनको दिखाई, बेटा ऐसे ऐसे लिखा जाता है, तो बच्चा खुद ही सीख जाएगा। ठीक, और स्वयं से सुधार करेगा। क्लास 1 का बच्चा, आप ये उम्मीद उनसे नहीं कर सकते। हाँ, क्लास 3-4 की बात होती तो ये आप कर सकते थे, उसे स्वयं से फिर से बनाने के लिए कहते। ठीक, तो क्या होगा, उसको उन्हें सीधी रेखा लिख कर दिखाएंगे कि इस तरह से होता है। ठीक, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही है। बच्चे प्रारंभ से ही, जो बच्चे होते प्रारंभ से क्या होते हैं,
एक भाषिक होते हैं, ऐसा नहीं। द्विभाषिक, बहुभाषिक, तो बहुभाषिक आगे हमारा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। अगर आप उनको हिंदी सिखाएंगे तो हिंदी सीख लेगा, मातृभाषा भी सीख ले सकता है, इंग्लिश भी सीख सकता है, ठीक। तो होता है ना, क्लास 5 तक आते आते बच्चा अपने घर की भाषा सीख सकता है, आम बोलचाल की भाषा सीखता है और स्कूल की इंग्लिश भाषा को भी सीख सकता है। तो बच्चे क्या होते हैं, बहुभाषिक होते हैं। अगला क्या है, सीख ली गई भाषा तथा अपेक्षित भाषा में संवाद करने के लिए प्रयुक्त भाषा शिक्षण विधि कौन सी है, ठीक। तो जब इस तरह से बात की, जो सीख लिया गया है और उसी भाषा में संवाद करने की बात कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है, वो अनुवाद विधि का उपयोग कर रहा है, ठीक। सीख ली गई भाषा तथा अपेक्षित भाषा में संवाद करने के लिए प्रयुक्त भाषा शिक्षण विधि कौन सी, हमारी अनुवाद है, ठीक। ये एक तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, आपके विचार में भाषा शिक्षण के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। पहला क्या है, भाषा शिक्षण के प्रति शिक्षक का नज़रिया, ठीक है। देखते हैं, हो सकता है कम की बात है तो अभी हम और देख लेते हैं। भाषागत विविधता के प्रति संवेदनशीलता बिल्कुल होना चाहिए, तो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरा क्या है, भाषा के आकलन की प्रक्रिया, ये भी सही है। चौथा क्या है, किसी भाषा विशेष का साहित्य, तो हमारा क्या है, ये भी सही है। तो इसमें कहा है कि सबसे कम इम्पॉर्टेंट क्या है, तो सबसे कम इम्पॉर्टेंट ये हो जाए, क्यों, क्योंकि दिया भाषा शिक्षण के प्रति शिक्षक का नज़रिया, तो इससे हमसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे शिक्षण की बात हो रही है, ठीक। तो शिक्षक किस तरह से भाषा को देख रहा है उससे हमसे मतलब नहीं है। अगर जहाँ पे शिक्षण देने की बात हो रही है तो वहाँ पे शिक्षक के नज़रिए की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो हमारा पहला ऑप्शन सबसे कम महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, उच्चारण संबंधी त्रुटियों का निदान करने के लिए किया जाता है। अगर उच्चारण संबंधी त्रुटियां हैं उसका आपको निदान करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, तो उसको क्या करने सबसे अच्छा क्या, मौन पाठन। तो मौन पाठन करेंगे तो उच्चारण संबंधी कोई दिक्कत नहीं। जैसे उच्चारण की बात हो रही है तो जो आप बोल उसको गलत बोलें, इसका मतलब है, ठीक। तो मौन से आप कर नहीं पाएंगे, गंभीर पठन से भी नहीं कर पाएंगे। अब लेखन या स्वसर, लेखन से करेंगे तो आप लिखने की चीज़ सही होगी ना, बट यहाँ पे क्या है, उच्चारण संबंधी त्रुटियों को निदान करना है तो स्वसर पठन, मतलब बोल कर पढ़ना, यही हमारा उच्चारण संबंधी जो त्रुटियाँ होती है उसका निदान करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। हम उसको बोल के पढ़ें, ठीक, बोल के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वसर पठन हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें दिया कि प्राथमिक स्तर की भाषा की कक्षाओं में ब्रेल पुस्तकों की उपलब्धता के संदर्भ में आप क्या कहेंगे, ठीक। तो वहाँ अगर उपलब्धता है ब्रेल की तो उसके लिए क्या कहेंगे। पहला क्या, प्रत्येक अध्यापक को ब्रेल लिपि नहीं आती है अतः उपलब्ध कोई लाभ नहीं होता, ऐसा नहीं है, सबको आता है, ठीक। ये मान चलते हैं इस टीचर जो सुपरमैन होता है। दूसरा क्या है, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना महत्वपूर्ण होता है अतः पुस्तक के बिना काम चल जाता है, ऐसा नहीं है। जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं उनके लिए ब्रेल पुस्तकों का होना आवश्यक होता है, बाकी हो या ना हो काम चल जाए अलग बात है, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा। ये बहुत महंगी पड़ती है अतः आवश्यकता नहीं उपलब्ध। देखो, महंगी सस्ती से मतलब नहीं, अगर आप समावेशी शिक्षा की बात करें तो आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा, चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो, तो ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन ऐसे ही हो गया, क्या है, पढ़ना सीखने के लिए इनकी उपलब्धता जरूरी है, ठीक है। पढ़ाना होता है या पढ़ना सीखने के लिए, सिखाने पढ़ाने के लिए इनकी आवश्यकता जरूरी होती है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिए शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति क्या है। तो पहला क्या है, शिक्षण द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना। देखो, अगर शिक्षक स्वयं उस अर्थ का स्पष्ट कर देगा तो हो सकता है, बट अभी हम थोड़ा आगे देख लेते हैं, ठीक। ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। अगला देखिए, क्या है, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ तथा अनुमान लगाने का अवसर देना। जब ये क्वेश्चन आपको मिल जाए, ये चीज़ मिल जाए जहाँ पे बच्चों को आप अवसर दे रहे हैं, तो शब्दों के अर्थ ऑटोमेटिक अवसर हो जाएगा और सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि हमारी यही मानी जाएगी। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। क्या है, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ और अनुमान लगाने का अवसर देना, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। अगला देखिए, शिक्षिका एक है, कविता शिक्षण के बाद बच्चों को उनकी घर में बोली जाने वाली बोली में बात करने का अवसर देती है। तो अगर इस तरह की चीज़ें हो रही तो वो शिक्षिका क्या करना चाह रही है। पहला क्या है, यह वातावरण को सहज बनाने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। वातावरण को सहज बनाए ताकि बच्चे, जैसे देखो होता है कि मान लो आपने कोई कविता सुनाया, कविता सुनाने के बाद बच्चे से आप कहें कि आप इसके बारे में बोलिए, तो मान लो बच्चा उस भाषा में आप या हिंदी भाषा में बोलने में असमर्थ है तो आप उनको पूरा छूट देते हैं कि आप अपनी भाषा में बोलिए, तो बच्चा बहुत अच्छे से बोलता है। प्राथमिक कक्षाओं में अधिकतर होता है। तो आप क्या करें, वातावरण को सहज बनाने में मदद करती है, सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, कक्षा का अनुशासन भंग कर सकता है, ऐसा नहीं, अनुशासन नहीं भंग करेगा। तीसरा क्या है, बच्चों के उद्दंड बना सकता है, ऐसा नहीं, बच्चों को उद्दंड थोड़ी बना देगा। मानक भाषा के लिए सही उपागम नहीं है, ये भी गलत है। तुम्हारा यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिए उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। पहला क्या है, उत्साहवर्धन बिल्कुल होना चाहिए, अभ्यास भी होना चाहिए, सहानुभूति होना चाहिए, उपहास नहीं होना चाहिए। उपहास का मतलब उनका मजाक नहीं बनने देना है, तो हमारे ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे ही करके आप सही कर सकते हैं, ठीक। अगला क्या है, भाषा समय के साथ बदलती रहती है और हम जीवन पर्यंत भाषा के नए नए शब्दों को सीखते रहते हैं। इस कथन के पीछे भाषा सीखने का सिद्धांत कार्य करता है। कौन सा सिद्धांत कार्य करता है आपको ये बताना है, ठीक। तो इसमें अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर दिया है कि अंतः संबंध का सिद्धांत
हो सकता है। दूसरा क्या है, अंतःक्रिया का सिद्धांत, ये भी हो सकता है। तीसरा निरंतरता का सिद्धांत, ये हो जाए क्योंकि भाषा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसको हम सीखते रहते हैं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, आप देखिए व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा। अगर आप व्याकरण का शिक्षण करवा रहे हैं तो आप किस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। पहला क्या है, व्याकरण के नियमों की सैद्धांतिक विवेचना पर, बिल्कुल नहीं, नियमों से मतलब नहीं है। ठीक, दूसरा क्या है, व्याकरणिक कोटियों की पहचान, ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या है, व्याकरणिक नियमों कंठस्थ आ गया, ऐसे ही गलत हो गया। हमारा चौथा सही, क्यों, क्योंकि व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष जो हमारे व्यवहार में आते हैं उस पक्ष को लेके चलना है। तो जो व्याकरण की शिक्षा होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट इसी बिंदु पे बल देगा। ठीक, तो हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा। इस क्वेश्चन की बात करें, आप देखिए अंग्रेजी पढ़ाने की व्याकरण अनुवाद विधि काफ़ी हद तक निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है, पहला क्या है, मुख्य फोकस के रूप में भाषा का उपयोग। भाषा का उपयोग जहाँ पे हो वहाँ पे व्याकरण अनुवाद से कोई मतलब है नहीं, तो ये गलत हो गया हमारा। सीखने की रणनीति के रूप में प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष विधि, ये भी गलत, क्योंकि नियम की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। अर्थ केंद्रित से भी मेरे को लेने, तो यहाँ पे क्या पहला क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रपत्र केंद्रित शिक्षण। ठीक, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे मल्टीमीडिया और उसकी शैक्षिक शक्तियों के सहयोग से स्वीकार नहीं किया जाता। नहीं की बात करना आपको, यहाँ पे 3 ऑप्शन से एक गलत है। पहला ऑप्शन क्या है, यह सीखने के माध्यम से समस्या हल करने में मदद करता है, बिल्कुल सही है, तो बट ये ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि ये आपसे नहीं पूछा है। ठीक, दूसरा क्या है, यह व्यक्तिगत और सहकारी सीखने की सुविधा प्रदान करता है, ये भी सही है। तीसरा हमारा क्या है, यहाँ पे इसमें दिया कि यह समय लेने वाला साबित होता है और धीमी गति से सीखने वालों के लिए इतना प्रभावी नहीं होता है, एक गलत है हमारा, और यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि आपसे पूछा है कि कौन इंपॉर्टेंट नहीं है जो स्वीकार नहीं किया सकते, तो यही हो जाएगा हमारा। ठीक, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इस क्वेश्चन की बात है, आप पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम छात्रों को अपने ज्ञान को सुदृढ़ करने और उसके संचार और सहयोग कौशल के साथ साथ अच्छे पारस्परिक संबंध विकसित करने का मदद मिलता है। अब देखो यहाँ पे कौशल के साथ साथ पारस्परिक संबंध विकसित करने की बात हो रही है, तो पुरस्कार योजना तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, और भाषा अधिग्रहण से भी गलत हो क्योंकि यहाँ पे सीखने के साथ साथ संबंध बनाने की बात हो रही है। तो यही सहकर्मी सहायता कार्यक्रम, मतलब कोई ग्रुप कार्यक्रम दे दिए, आप चाहे तो इसको मतलब 4-5 लोग को दे दीजिए कि एक कोई मतलब खाना बनाए या कोई टॉपिक दे दीजिए उनको वहाँ पे पढ़े। तो जब ग्रुप की चीज़ होती है जिसको हम ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं, वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे कौशल के साथ साथ संबंध बनाने में भी बच्चा अपना जो कौशल उसको विकसित करेगा, सहयोग कौशल। ठीक, तो हमारे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करें, आप देखिए अभिभावक शिक्षक बैठक से पहले, उसके दौरान या बाद में एक शिक्षक के रूप में किन बातों का पालन करना चाहिए। पहला यहाँ पे क्या है, बैठक की शुरुआत यह दिखाकर करें कि उनके बच्चे के बारे में कुछ सकारात्मक जानते हैं और परवाह करते हैं। ये चीज़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप खुद ही सोचिए, तो ये चीज़ होना चाहिए, तो हमारे यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, छात्र के कार्य फोल्डर के सामग्री का उपयोग करेंगे, बिल्कुल सही। कार्य फोल्डर मतलब जो पोर्टफोलियो बनाएंगे आप, तो उसको भी आप यहाँ पे छात्रों का उनके पास उसका रहना चाहिए, उसके हिसाब से आप सामग्री बनाएंगे। अगला क्या, स्पष्ट और वर्णनात्मक शब्दों का प्रयोग करें, ये भी सही है, तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हम देखिए भाषा के खंड का अध्ययन जो एक वाक्य से बड़ा है वह क्या कहलाता है। अगर भाषा का एक खंड है जो बट एक वाक्य से बहुत बड़ा है तो उसको क्या बोलेगा, प्रवचन बोलेंगे। ठीक, इसको डायरेक्टली जान जाइए, फैक्चुअल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है कि एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है तो क्या मतलब क्या करने की कोशिश करा। पहला क्या है, छात्रों को व्यस्त रखने के लिए, ऐसा नहीं, छात्रों को व्यस्त रखने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछा। दूसरा क्या है, छात्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ये हमारा सही हो सकता है, बट अभी आगे हम देख लेते हैं। अनुशासन बनाए रखने, अनुशासन से कोई मतलब नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। पाठ्यचर्या के लिए, ये भी गलत, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा ऐसे ही। तो एलिमिनेटिव मेथड लगा के आप आंसर को मैक्सिमम आंसर सही कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, छात्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो प्रश्न पूछ रहा है ताकि बच्चे उनसे जुड़ सकें। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया है कि सूक्ष्म शिक्षण योग्यता पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। जहाँ पे सोच, जिसको माइक्रो टीचिंग बोलते हैं, तो किस पे ज़्यादा ध्यान देता है, वो हमारे कौशल पे ध्यान देता है। ठीक, ये फैक्चुअल था, इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखिए, बच्चे के विकास में मौखिक रचना क्यों उपयोगी है। तो मौखिक रचना क्यों उपयोगी है आपको ये बताना है। ठीक, पहला क्या है, यह भाषा में प्रवाह प्रदान करता है, बिल्कुल सही है, मौखिक रचना उससे होती है। दूसरा क्या है, यह व्याकरण को सही करता है, ये भी ठीक है, व्याकरण का नॉलेज नहीं होता है, बट अगर मौखिक रचना विकास कर रहा है तो व्याकरण को सही करता रहता है। ठीक, ना चाहते हुए भी धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाती हैं, क्योंकि बच्चा जब स्टार्टिंग बोलता है तो बहुत टूटा फूटा है, गलत ढंग से बोलता है। ठीक, बट धीरे धीरे वो अपने आप को व्याकरण को सही कर लेता है बिना पढ़ाए गए। ठीक, तो ये भी सही है। अगला क्या है, यह आत्मविश्वास का निर्माण करता है, ये भी सही है, तो हमारे यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया कि पढ़ने का क्या महत्व है। पढ़ने का क्या महत्व है, पहला क्या है,
यह शब्दावली में वृद्धि करता है। बिल्कुल ठीक है, शब्दावली में हमारी वृद्धि होती है जब हम पढ़ाई करते हैं, ठीक, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, यह विद्यार्थी को ज्ञान देता है। बिल्कुल, पढ़ेगा विद्यार्थी तो ज्ञान पाएगा ही। अगला क्या है, यह जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। ये भी ठीक, हमारा यहाँ पे भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, आप दिए कि भाषा प्रयोगशाला का उपयोग क्या है। भाषा प्रयोगशाला का उपयोग क्या है, आपको ये बताना है। पहला यहाँ पे क्या है, यह शिक्षा को बाल केंद्रित बनाता है। अब देखो, भाषा प्रयोगशाला की बात हो तो बाल केंद्रित शिक्षा की यहाँ बात नहीं हो रही, हमारा ये ऑप्शन गलत है। हालांकि बाल केंद्रित देख के आप तुरंत ही मत सोच लीजिए हाँ बाल केंद्रित आ गया तो हमारा पॉजिटिव है, इसको मार देंगे, ठीक, ये गलत हो जाएगा क्योंकि भाषा प्रयोगशाला की बात यहाँ हो रही है, ठीक, तो हमारा यहाँ पे ये नहीं होगा। दूसरा क्या है हमारा, यह शिक्षक पर बोझ कम करता है। ठीक, हो सकता है बट ये उतना नहीं, बोझ शिक्षक के ऊपर कभी बोझ नहीं होना चाहिए। अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको बोझ को कम नहीं करेगा। अगला क्या है, यह बड़े पैमाने पर शिक्षा प्रदान करता है। भाषा प्रयोगशाला से बड़े पैमाने पर शिक्षा प्रदान नहीं किया जा सकता है। अगला क्या है, छात्र अपनी गलती खुद सुन सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी गलती को खुद सुन सकता है। अब देखो इसका मतलब हम समझा दें। भाषा प्रयोगशाला का मतलब क्या होता है, आपको एक मतलब वहाँ पे बैठा दिया जाएगा, आपको डिवाइस लगा दी जाएगी आपके कान में, आप खुद बोलिए, उसके बाद वो आपको फिर से वही रिपीट करके सुनाएगा। तो इससे क्या होगा, भाषा की इंप्रूवमेंट भी होगा और बच्चा अपनी गलती को खुद सुनेगा, अच्छा मैं यह गलत बोल दिया हूँ, और खुद से सुधारने की कोशिश करेगा। तो भाषा प्रयोगशाला इसी को बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। अगला देखिए, अपारदर्शी शीट पर सामग्री को हार्डवेयर की मदद से प्रक्षेपित किया जाता है। जब इस तरह से, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपको इसको इस पर किसकी मदद से किया जाता है, एपिस्कोप की मदद से किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, भाषा सीखने की रीढ़ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे भाषा सीखने के लिए पहला क्या है, श्रवण कौशल। अगर बच्चा सुनेगा, सबसे ज़्यादा सुनना इंपॉर्टेंट है, तभी भाषा सीख पाएगा, नहीं तो बोलेगा कैसे। बोलने का कौशल अगर इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे रीढ़ उसकी मेन, रीढ़ का मतलब मेन है। तो बोलने का मतलब क्या, जब बच्चा सुनेगा तभी तो बोल पाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। पठन कौशल से और लेखन कौशल बहुत दूर की बात है। तो भाषा सीखने की रीढ़ अगर जो है, सबसे पहले श्रवण कौशल, बच्चा सुन पा रहा है कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आप दिया कि मूल्यांकन में व्यवहार के क्षेत्र शामिल है। मूल्यांकन में व्यवहार के कितने क्षेत्र शामिल है, तो एक तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें 3 क्षेत्र शामिल होते हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ें हो गई। आशा करते हैं जहाँ तक जो हमने चीज़ें बताई हैं वो आपको सही लगी होंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कोशिश किया समझाने के लिए। इतना अगर आप कर लेते, मान चलिए हिंदी का कोई क्वेश्चन आप छूटेगा नहीं। बाकी जो 15 नंबर की यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन जो आपको पैसेज में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बेहद आसान होता है, उसको आप आसानी से कर लेंगे। मान चलिए अगर CDP पूरा पढ़ ले और हिंदी अभी तक नहीं किया है तो 60 नंबर में अभी आप प्रैक्टिस करके देखिए, अप्रॉक्सीमेट आपके 50+ नंबर आने शुरू हो जाएंगे। आप करके देखिए इतना। ठीक, तो अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो सच में आपको, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।